नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए कक्षा 10वीं से पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो के बने रहे और इसको सुनने के बाद आप लोग अवश्य हमें कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसा लगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पाठ के लेखक के बारे में परिचय दे रही हूँ। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इसके जो लेखक है उनका नाम है स्वयं प्रकाश। क्या नाम है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित है। कितने हैं? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिसमें से कुछ प्रमुख कहानी जो है वह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, उनके उपन्यास भी है, बीच में विनय, ईंधन। इसके अलावा भी उनकी कई सारी कृतियां हैं। सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त की। नौकरी के लिए वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर राजस्थान आ गए। उनका अधिकांश समय वहीं बीता। 1947 में कब हुआ? तो उनका जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ और उनके बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ। फिलहाल उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और अब वे भोपाल में ही रहते हैं। वे वेशुधा पत्रिका के संपादक में संबंध है। उन्होंने कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। उनकी कितनी कहानियां हैं? तो 13। कौन कौन से? जिसमें मैं पहले आप सबों को कुछ बताई हूँ, जैसे आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख हैं। उनके चर्चित उपन्यास जो है वह क्या है? बीच में विनय और ईंधन उनके क्या है? चर्चित उपन्यास है। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में मध्य वर्ग की चिंता है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जातिगत, सांप्रदायिक और लिंगीय आधार पर हो रहे भेदभाव के तिरस्कार का स्वर भी है। स्वयं प्रकाश जी की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्ण विषय का ऊपरी वर्णित करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देते हैं। दोस्तों, अब मैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में तो बता दी हूँ। अब उनके द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, क्या नाम है? नेताजी का चश्मा। अब साहित्यकार ने इसका शीर्षक नेताजी का चश्मा क्यों चुनते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत ही रोचक कहानी है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक बने रहे अंत तक, तभी आप सबों को समझ में आएगी। प्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने एक निबंध में राष्ट्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, भूमि, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। स्वयं प्रकाश जी की यह कहानी भी बहुत हद तक इसी तथ्य को बताती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अपने देशभक्ति और देश के निवासियों की चर्चा की है। उनके अनुसार देश सीमाओं से बनकर उनमें रहने वाले नागरिकों, प्रकृतियों, उपादानों, नदी, पहाड़, फूल, पौधे और वनस्पतियां तथा पशु पक्षियों से बनता है। लेखक की मान्यता है कि उपयुक्त सभी से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। इसी भावना को रेखांकित करती हुई कहानी है नेताजी का चश्मा,
जिसके सभी पात्र देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से निभाते हैं। इस काम में बच्चे भी समान रूप से सहभागी है। क्या है इसमें, क्या होता है? यह लेखक ने पाठ का प्रारंभ एक छोटे से कस्बे और हालदार साहब की चर्चा से किया है। क्या किससे किया है? छोटे से कस्बे और हालदार साहब की चर्चा से किया है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मकानों जैसे कुछ ही मकान, एक छोटा बाजार, छोटी सी नगर पालिका आदि उसमें थे। इसी छोटे से कस्बे में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। हालदार साहब मूर्ति वाले मुख्य चौराहे से रोज गुजरते थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वस्त, और सुंदर थी, यानी कि बहुत ही सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखने ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है जो, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अर्थात लेखक का क्या कहना है? लेखक ने इस अनुच्छेद में मूर्ति के आकार प्रकार के विषय में बताया है। मूर्ति की लंबाई 2 फुट थी। यह मूर्ति मोतीलाल ड्राइंग मास्टर की कृति थी। किसकी कृति थी? तो मोतीलाल ड्राइंग मास्टर की कृति थी। लेखक बताते हैं कि मूर्ति में चश्मा नेताजी मासूम से लग रहे थे और मूर्ति को देखते ही उनके आजादी के नारों की याद आ जाती है। कुल मिलाकर मूर्ति अपने आप में सफल थी, प्रयास सराहनीय था, कसर बस एक थी, चश्मे की। हालदार साहब ने देखा मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल था। वे मुस्कुरा उठे, वे सोचने लगे। कुल मिलाकर महत्व जज्बातों, भावनाओं का है। वस्तुतः इस कस्बे के नागरिक देशभक्त हैं। और दूसरी बात, जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। यानी कि जब जा रहे थे तो वो क्या देखे, क्या पहना हुआ था? तो वह एक जो संगमरमर की मूर्ति थी उसमें चश्मा ऊपर से लगी हुई थी। लेकिन दूसरी बार जब हलदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। अंतर क्या था? ध्यान से देखने पर पता चला कि चश्मा दूसरा है। चौराहे पर खड़े खड़े हालदार साहब ने सोचा, वाह क्या आइडिया है। तीसरी बार फिर चश्मा नया था। पान खाने का प्रसंग में हालदार साहब ने जब मूर्ति के बदलते चश्मों का जिक्र किया तो पान वाले ने बताया, यह कैप्टन चश्मे वाले का काम है। पान वाले ने बताया कि ग्राहक के अनुरूप चश्मा देने के चक्कर में नेताजी का चश्मा कैप्टन को बदलना पड़ता है। बात हालदार साहब की कुछ कुछ समझ में आ गई थी। चश्मे वाला ही कैप्टन था। लेखक कहता है कि हालदार साहब को ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन चश्मे वाले को शायद नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर दुख होता है।
जैसे उसने सोचा हो कि बिना चश्मे के नेता को असुविधा होगी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान का चुनिंदा चश्मा को उनके ऊपर फिट कर देता है। यह बात और यह भावना दोनों हालदार साहब को भीतर तक छू गई। अब क्या होता है, दिन प्रतिदिन के अपने कार्यक्रम के अनुसार जब हालदार साहब ने चश्मे वाले के विषय में पूछा तो पान वाले खिलखिलाकर उन्हें एक बेहद बूढ़े लंगड़े आदमी की ओर इशारा कर दिया। हालदार साहब ने देखा गांधी टोपी सिर पर रखे, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में संदूकची तथा दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक बूढ़ा आदमी जल्दी ही एक गली से निकला था। यही कैप्टन चश्मे वाला था। हालदार साहब के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। अब वो पूछे तो किससे पूछे, क्योंकि पान वाले से तो वो पूछ चुके थे, लेकिन उनके मन में बहुत तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर वह किससे यह बात को पूछेंगे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के जैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15-20 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थिति में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनना भूल गया और शायद मास्टर जो चश्मा उनको बनाना था वह भूल गए हैं और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरह देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनके आंखें भर आई। समय बीतता रहा। 2 साल तक हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते मूर्ति पर लगे विभिन्न प्रकार के चश्मों को देखते रहे। इसी क्रम में एक दिन जब वे मूर्ति के पास रुके तो उस पर कोई चश्मा ना था। हालदार साहब के पूछने पर पान वालों ने बताया कि चश्मे वाले कैप्टन मर गया है। हालदार साहब को आजादी और देश पर मर मिटने वाले पीढ़ी की याद आ गई। 15 दिनों बाद जब फिर हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो सोचकर कि कैप्टन के ना होने से मूर्ति बिना चश्मे की होगी तो वे वहां रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। लेकिन जब वहां से गुजरे तो उनकी आंखें सहसा मूर्ति बिना चश्मे की होगी। लेकिन जब वहां से गुजरे तो उनकी आंखें क्या हो गई, नम सी हो गई। वो दौड़कर मूर्ति तक पहुंचने पर उन्हें मूर्ति पर लगा बच्चों का बनाया सरकंडे का चश्मा दिख गया। लेखक कहता है कि हालदार साहब भावुक हो गए
और उनकी आंखें भर आई। वस्तुतः देशभक्ति का जो जज्बा कैप्टन चश्मे वाले में था, वह उसे उन नन्हे बच्चों में छोड़ गया था। कैप्टन जिस भावना का आलंबन था, बच्चे उसी भावना के नव संवाहक थे। मरकर भी वह अपनी देशभक्ति का संदेश नई पीढ़ी को दे गया था। अर्थात बच्चों, आप सबों ने आज जाना है नेताजी के चश्मा के बारे में। मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी इसके सभी प्रश्नोत्तरी। आप लोग इस वीडियो को पहले देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पार्ट के लेखक कौन है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। इस पार्ट के लेखक का नाम लिखकर आप लोग भेजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत।